हमने पिछले वीडियो में हर्षवर्धन, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, उनके धर्म, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों का अध्ययन किया था। लेकिन हर्ष जिसने कि भारत को एक केंद्रीकृत सत्ता के रूप में बांधा था, उसकी मृत्यु के पश्चात भारत की क्या स्थिति हुई, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो हम जब देखते हैं तो हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात जो उत्तर भारत की राजनीतिक व्यवस्था है वो विकेंद्रीकरण की स्थिति से गुजरती है। विभाजनकारी शक्तियां पुनः सक्रिय होती हैं। कामरूप में जो भास्कर वर्मन, जो हर्षवर्धन का मित्र था, वो कर्णसुवर और उसके आसपास के क्षेत्रों को जीत करके अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित करता है। इसी प्रकार से मगध में हर्ष का जो सामंत माधव गुप्त होता है, उसका पुत्र आदित्य सेन अपने स्वतंत्र राज्य को स्थापित करता है। भारत के उत्तर पश्चिमी के कई भाग के जो क्षेत्र हैं वो अपने को स्वतंत्र घोषित करते हैं और छोटे छोटे साम्राज्य की स्थापना होती है। इसी समय कश्मीर में कारकोट वंश की सत्ता स्थापित होती है। सामान्यतः हर्षवर्धन के मृत्यु के पश्चात का जो काल है वो पारस्परिक संघर्ष और प्रतिद्वंद्विता का काल माना गया है। इस समय पारस्परिक जो है संघर्ष प्रारंभ हो जाते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से अराजकता की स्थिति प्रारंभ हो जाती है। इस समय कई प्रतिद्वंदी दल बन जाते हैं, कई प्रतिद्वंदी राज्य बन जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत की जो समस्त राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र है वो कन्नौज बन गया था और उस पर अधिकार करने के लिए उस समय की कई छोटी बड़ी विभिन्न शक्तियों के बीच संघर्ष प्रारंभ होता है। उसमें जब हम पाते हैं तो एक जगह पर हमको चीन का आक्रमण दिखाई पड़ता है कि चीन के द्वारा भी आक्रमण होता है, जिसे कि चीनी आक्रमण बोला गया है। इसके बारे में जब हमने अध्ययन किया तो हमने पाया कि जैसा कि पीछे की वीडियो में हमने आपको बताया था कि हर्षवर्धन निसंतान था, उसके कोई पुत्र नहीं था और उसकी मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर अर्जुन नामक एक स्थानीय शासक का अधिकार हो जाता है। चीनी लेखक मा त्वानलिन ने हमें बताया है कि 646 ईस्वी में चीनी नरेश ने वंग हुनसै के नेतृत्व में तीसरा दूतमंडल भारत भेजा था। जब वो दूतमंडल कन्नौज पहुंचता है तो हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है और अर्जुन वहां का राजा होता है। वो अपने सैनिकों के द्वारा दूतमंडल को रोक लेता है और उनसे लूटपाट करता है। दूतमंडल का जो प्रतिनिधि है बंग, वो किसी तरह से भाग करके अपनी जान बचाता है। प्रतिशोध की भावना से तिब्बत नरेश गंपो और नेपाली नरेश अंशवर्मा अपने सैनिकों को लेकर के अर्जुन पर आक्रमण करते हैं। अर्जुन पराजित होता है, उसके बहुत से सैनिक मारे जाते हैं, उसे पकड़ लिया जाता है और पकड़ करके चीन ले जाया जाता है, जहां पर कारागार में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर इस बात की सत्यता को हम परखें तो हमें यह संदेहपूर्ण मिलता है, क्योंकि तत्कालीन भारतीय स्रोतों में हमें कहीं पर भी इस प्रकार के आक्रमण की कोई चर्चा नहीं प्राप्त होती है। इस कथन से हम ये निष्कर्ष लेकिन जरूर निकालते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत में अराजकता, अव्यवस्था और संघर्ष की स्थिति व्याप्त हो गई थी। राज्य के विभिन्न भागों में, विभिन्न क्षेत्रों में छोटे छोटे राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, अर्थात वो छोटे राज्य स्वतंत्र हो गए थे। हर्षवर्धन के मृत्यु के पश्चात ये 75 साल तक की स्थिति इसी प्रकार से चलती है। इसके बाद हम पाते हैं तो कन्नौज में यशोवर्मन का शासन पाते हैं। यशोवर्मन हर्ष की मृत्यु के पश्चात 75 वर्ष के बाद
कन्नौज का जो इतिहास अंधकारमय होता है और इस अंधकार युग की बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इस 75 साल के अंधयुग की समाप्ति के पश्चात कन्नौज के राज सिंहासन पर यशोवर्मन नामक एक महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली राजा को हम आसीन पाते हैं। यशोवर्मन के वंश और उसके प्रारंभिक इतिहास के बारे में हमें कोई जानकारी भारतीय स्रोतों, साहित्य के स्रोतों से नहीं पता चलती है, लेकिन उसके नाम के अंत में वर्मन शब्द जुड़ा देख करके हम उसे मौखरी शासक मानने लगते हैं या मानते हैं। लेकिन इस विषय में हम कोई पुष्टित प्रमाण नहीं पाते हैं जिसके आधार पर हम ये कह दें कि यशोवर्मन मौखरी वंश का शासक रहा है। यशोवर्मन के शासनकाल की घटनाओं के विषय में हमें उसके एक दरबारी कवि, जिसे कि वाकपत बोला गया है, वाकपत, ये यशोवर्मन का दरबारी कवि था और इसकी रचना है गौड़ वहो। हमें इसी रचना से यशोवर्मन के बारे में जानकारी मिलती है। वागपद का जो गौरवहो काव्य है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है और यशोवर्मन के सैनिक अभियान का विवरण इसमें इस प्रकार से दिखाया गया है, जिसका कि अगर हम हिंदी में अर्थ लेते हैं तो हम पाते हैं उसमें लिखा है, एक वर्षा की ऋतु के अंत में वह अपनी सेना के साथ विजय के लिए निकलता है और वहां से सोन घाटी से होता हुआ वो विंध्य पर्वत पहुंचता है। विंध्यवासिनी देवी की पूजा करता है, उनको प्रसन्न करता है। विंध्यवासिनी देवी की पूजा करने के पश्चात वो मगध के शासक के ऊपर चढ़ाई करता है। युद्ध में मगध का राजा मारा जाता है। इसके पश्चात वो बंग देश पर चढ़ाई करता है। बंग देश के लोग उसकी अधीनता को स्वीकार करते हैं और बंगाल को जीतने के पश्चात यशोवर्मन ने दक्षिण के राजाओं को परास्त किया था और वहां से मलयगिर पर्वत को पार किया और उसने पारसिकों पर चढ़ाई किया और उनको भी वो युद्ध में हरा देता है। पश्चिमी घाटी के दुर्गम क्षेत्रों को पार करता हुआ वो नर्मदा नदी के तट पर पहुंचता है और समुद्र तट से होता हुआ मरुदेश अर्थात राजस्थान के रेगिस्तान तक पहुंचता है। वहां से वो श्रीकंठ आता है, फिर कुरुक्षेत्र आता है और कुरुक्षेत्र से अयोध्या पहुंचता है। मंदराचल पर्वत के निवासी भी उसकी संप्रभुता को स्वीकार करते हैं। उसने हिमालय क्षेत्र के कई प्रांतों को विजय करके वो संसार के कई क्षेत्रों को जीतता है और अपनी राजधानी कन्नौज को वापस आता है। ये गौड़वहो में लिखा है। गौड़वहो में ये जो लिखा है ये कितना सत्य है इसे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। इसमें बंगाल अर्थात गौड़ देश के राजा गौड़वहो के काव्य के अंत में ये पूरा डिटेल मिलता है, लेकिन गौड़ विजय का जो उल्लेख है वो काव्य में सबसे लास्ट में दिखाया गया है। इससे हमें ये ज्ञात होता है कि इस काव्य का जो विवरण है वो अतिशयोक्त है, अतिरंजित भाषा में लिखा गया है, इसलिए इस पर अधिक विश्वास नहीं होता है। इसमें उसने उत्तर दक्षिण के सभी राज्यों को जीता होगा, लेकिन अगर हम देखें तो पूर्वी विजय की पुष्टि नालंदा से प्राप्त एक अभिलेख से होती है और इसमें उसे सार्वभौमिक शासक कहा गया है। इससे उसके मगध और गौड़ के क्षेत्र पर उसके अधिकार की पुष्टि होती है। तो इसमें चाहे जो लिखा हो, लेकिन इससे यह स्पष्ट है
कि यशोवर्मन द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया गया था और निश्चित रूप से 75 वर्ष के बाद उसके द्वारा काफी क्षेत्रों को जीता गया था और उसके साम्राज्य में वृद्धि हुई थी। अतिशयोक्ति बहुत है, लेकिन अगर उसको हम छोटा भी कर दें तब भी हम उसके बारे में पर्याप्त जानकारी पाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हुई चाओ नामक एक चीनी यात्री कन्नौज आया था, उसका डिटेल पढ़ते हैं और उसने अपने डिटेल में किसी शासक का तो नाम नहीं लिखा है, लेकिन वो ये बताता है कि वह एक विस्तृत प्रदेश का स्वामी था, अनेक युद्धों का विजेता था। तो इस आधार पर भारत के इतिहास के विद्वानों ने, इतिहासकारों ने निष्कर्ष निकाला है कि यशोवर्मन ने जिस मगध के राजा को पराजित किया था और उसका वध किया था, वो उत्तर गुप्त वंशी जीवित गुप्त द्वितीय रहा होगा। और इसके आधार पर यह भी निष्कर्ष निकाला है कि उसके द्वारा काफी बड़े साम्राज्य की स्थापना किया गया था। इससे हमको ये भी निष्कर्ष निकलता है कि उसके द्वारा बंगाल पर जो अधिकार किया गया था। इसी प्रकार से हुई चाओ के अनुसार यशोवर्मन ने पंजाब के भी कुछ भागों को जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो दो प्रकार के लेखकों ने उसके बारे में विवरण दिया है। तो इस आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि यशोवर्मन एक प्रतापी शासक रहा होगा। यशोवर्मन ने 731 ईस्वी में पुटामिन 731 में पुटामिन ये नाम मिलता है और इसका जो अर्थ है वो बुद्धसेन लगाया जाता है। बुद्धसेन, ये चीनी भाषा में इसको हिंदी में लिखते हैं तो बुद्धसेन आता है। तो यशोवर्मन ने 731 ईस्वी में बुद्धसेन नामक अपने मंत्री को चीन के शासक के दरबार में भेजा था। चीनी विवरणों में इसे ईसा फोमो कहा गया है, जो कि उस समय मध्य देश का राजा था। इसी प्रकार से हम देखते हैं तो कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीठ, उसने भी 736 ईस्वी में अपना एक दूत मंडल चीन को भेजा था और यशोवर्मन का उल्लेख उसने अपने मित्र के रूप में किया है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इन दोनों राजाओं ने चीन के शासकों से उस समय अरबों के विरुद्ध सैनिक सहायता की मांग किया था, क्योंकि सिंध को जीतने के बाद अरबों ने कन्नौज की ओर एक विशाल सेना भेजी थी और जिसे कि यशोवर्मन द्वारा हरा दिया गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो यशोवर्मन का नाम हम वहां पर भी पाते हैं। और गौडवाहों में जो पारसिकों का अर्थ है उसका हम अर्थ सिंध के अरबों से ही निकालते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो हर्षवर्धन के पश्चात ललितादित्य मुक्तापीठ कश्मीर के शासक और यशोवर्मन कन्नौज के द्वारा कुछ समय तक के लिए अरबों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा तैयार किया गया था। लेकिन हम बात को पाते हैं, देखते हैं कि दोनों के बीच ये संबंध बिगड़ जाते हैं, क्योंकि कल्हड़ की राजतरंगड़ी में दोनों शासकों के बीच परस्पर संघर्ष का वर्णन मिलता है। तो इससे पता चलता है उसके कल्हड़ की राजतरंगड़ी से पता चलता है कि युद्ध में यशोवर्मन बुरी तरह से पराजित होता है और उसका राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है। राजतरंगड़ी को काव्यात्मक ढंग से लिखा गया है और उसमें कहा गया है कि वागपत भवभूत आदि कवियों द्वारा सेवित यशोवर्मन, उसका अर्थात उसका है कि मतलब ललितादित्य मुक्तापीठ का गुणगान करने लगा था और यमुना से लेकर के कालिका अर्थात काली नदी तक के बीच का जो कन्नौज का भाग था
वो ललितादित्य मुक्ता पीठ के महल का आंगन बन गया था। तो यशोवर्मन के इस बारे में डिटेल से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि उसके द्वारा 700 से 740 ईस्वी तक का शासन किया गया था और कुछ विद्वानों का वो आश्रयदाता राजा रहा है, जैसे कि वाग्पत और भौभूत का, क्योंकि वाग्पत के अतिरिक्त संस्कृत के महान नाटककार भौभूत भी उसके दरबार में निवास करते थे। भौभूत के 3 प्रसिद्ध नाटक हम पाते हैं, जिसमें कि भौभूत जो है ये इनके दरबार में निवास करता था और इसके जो 3 प्रसिद्ध नाटक हैं उसको हम पाते हैं। तो है पहला है मालती माधव, ये आप नोट कर सकते हैं क्योंकि उसकी पुस्तकों का हमको जिक्र मिलता है और उसके लेखक के बारे में पूछा जाता है। और जो अगला है उत्तर रामचरित मानस, उत्तर रामचरित मानस, ये इसका बहुत प्रसिद्ध रचना है जो कि कंपटीशन में पूछा जाता है। और महावीर चरित, तो ये 3 रचनाएं इसके द्वारा लिखी जाती हैं जो कि यशोवर्मन के दरबार में रहता है। मालती माधव 10 अंकों का एक नाटक है जिसमें कि माधव और मालती की प्रणय कथाओं का वर्णन है। इसी प्रकार से महावीर चरित 7 अंकों का है और इसमें जो है राम के विवाह और उनके राज्याभिषेक की कथा का वर्णन किया गया है। उत्तर रामचरितमानस में भी 7 अंक हैं, इसमें रामायण के उत्तरकांड की कथा है। भौभूत को करुण रस का आचार्य माना गया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं तो यशोवर्मन के बारे में पाते हैं कि वो शैव मत का अनुयायी था और उसका उत्थान और पतन एक उल्का पिंड की भांति हुआ था। जैन ग्रंथ में उसके पुत्र का नाम आमराज मिलता है, जिसने कि उसके बाद कन्नौज और ग्वालियर पर शासन किया था। लेकिन हम देखते हैं तो कई ऐतिहासिक जो विवरण है वो संदिग्ध पाए जाते हैं और वर्तमान समय में हमें यशोवर्मन के उत्तराधिकारियों के बारे में कोई निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद हम पाते हैं तो देखते हैं कि कन्नौज में आयुध नामधारी राजाओं का शासन हुआ था और उनके द्वारा शासन किया गया था, जिसमें कि ब्रजायुद्ध, इंद्रायुद्ध और चक्रायुद्ध के नाम मिलते हैं। लेकिन इनके इतिहास का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि ये अत्यंत ही निर्बल शासक रहे हैं। तो हमने आज के इस चैप्टर में हर्षवर्धन के बाद के भारत की स्थिति का वर्णन किया है कि कन्नौज की स्थिति क्या हुई थी। अगले वीडियो में हम हर्षवर्धन के बाद कन्नौज के लिए जो एक त्रिकोणात्मक संघर्ष होता है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।